नमस्कार। मोदी जी के गुरु भाई मोहन भागवत अमेरिका जा रहे हैं। 29 तारीख को उनका वहाँ पर एक भाषण है। विषय है वसुधैव कुटुंबकम। और इस भाषण के साथ मेडिसन स्क्वायर पे हो रहा है न्यूयॉर्क के, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और जब ये विवाद खड़ा होता है तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई भारत में कोई समस्या हो सकती है आरएसएस से। अमेरिका वालों को क्या दिक्कत है, क्यों अमेरिका में विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ अंदर की ऐसी कहानियाँ निकल के आती हैं जो ये बताती हैं कि अमेरिका के अंदर भी आरएसएस की गतिविधियों को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो लगातार अपना एंटीना खड़ा किए हुए हैं और लगातार नज़र रख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आरएसएस क्या क्या खेल करता है। बहरहाल इस पूरे मामले का पहले शुरुआती खबरें जान लेते हैं। खबरें ये हैं कि जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनके साथ भी ये इस पर पूछा गया कि भाई आप कैसे होने दे रहे हो न्यूयॉर्क में ये। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कोई निजी आयोजन अगर हो रहा है उसमें 5,000 लोगों के आने का अनुमान है, तो इतना बड़ा आयोजन अगर हो रहा है तो उसको आप निजी क्या कहोगे। खैर, लेकिन उनका कहना है एक निजी आयोजन अगर हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते मुझे नहीं पता है, पर हम इसके समर्थन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जोरान ममदानी आने वाले 2-3 दिन बचे हुए हैं, उसमें ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस आयोजन को कैसे रोका जा सकता है। जोरान ममदानी ने बहुत सारी बातें अपनी ऐसी भी बताई हैं जो उनके पुराने जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारे संगठन जो वहाँ पर हैं, जो दुनिया भर में हिंदू फॉर सेकुलरिज्म भी है, वहाँ पे हिंदू फॉर, इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जो सबको साथ लेने वाले संगठन हैं। वो लोग भी उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं और ये अभियान, बहुत सारे संगठन भी इसमें शामिल हैं, जैसे हिंदू फॉर ह्यूमन राइट है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है और इंटरफेथ सेंटर फॉर न्यूयॉर्क है। इन सब लोगों ने वहाँ पे मेडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम रद्द करने की अपील की है और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की है, यानी ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक चेहरा जो मीडिया में वायरल हो रहा है, वो चेहरा सबसे अलग है। ये चेहरा है पीटर फेडरिक का चेहरा। पीटर फेडरिक भारत और पूरी दुनिया में लगातार आरएसएस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक ऐसा पत्रकार है जो सिर्फ आरएसएस पे काम कर रहा है, उसके अंदर की खबरें निकाल के लाता है। उस पीटर फेडरिक ने फिर से झंडा गाड़ दिया है और उसने जाके वहाँ खड़े होके जोरान ममदानी से कहा कि आप इसको कैसे न्यूयॉर्क में होने दे रहे हो, आपके पुरखों के साथ ये हुआ, आपके ये के साथ तमाम सारी बातें कह के उसने एक पोस्टर, एक लंबा वीडियो रिलीज किया। पहले उस वीडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। और ये पीटर फेडरिक की इन्वेस्टिगेशन में इतनी चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं जिनको देख के आप भी डर जाएंगे कि आरएसएस की कितनी गहरी जड़ें अमेरिका के सिस्टम में घुस चुकी हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो के साथ छोड़ के आता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। In 1939, as 22,000 Nazis occupied Madison Square Garden, the RSS's own guru penned a manifesto praising the Nazi purging of German Jews as a wonderful example to emulate in India. 2 continents the same year and an identical appetite for purging a country of the wrong kind of people. And this week, 87 years after American Nazis claimed the stage of the most famous arena in the United States of America, India's Nazis will walk in their footsteps. कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि USCRF जो है, US कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम की लगातार 3 साल से रिपोर्ट आ रही है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति वो विशेष चिंताओं वाली बता रही है। और उसके अलावा वो भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जिसमें आरएसएस के नेताओं की अमेरिका यात्रा पर रोक लगाना शामिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टाल दे रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकारी एक्शन की मोहताज नहीं होती हैं। अमेरिका की जनता के अंदर लगातार इसके मैसेजेस जा रहे हैं और जब ये मैसेज जाते हैं तो उससे लगातार भारत के आरएसएस की छवि वहाँ की जनता में एक्सपोज हो रही है। इस एक्सपोज होने की बात करते हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं लगातार वहाँ पर कुछ स्पेशल कंसर्न सामने आते हैं और आरएसएस को लेकर एक भयंकर माहौल वहाँ पर बन रहा है। बनने का कारण ये है कि वहाँ पर जो सड़क पे अति राष्ट्रवादी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि भारत, आप ऐसा सोचिए ना
कि यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग जापान के लोग हैं। वो एकदम कनॉट प्लेस पे और तमाम दिल्ली में इंडिया गेट पे जापान का झंडा घुमाते हुए रोज घूमेंगे, तो भारत में एक बड़ा तबका ऐसा होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारे भारतीय जो हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय वहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा और भगवा झंडा बहुतायत इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो स्वस्तिक का निशान है उस निशान को वहाँ के लोग काफ़ी हद तक फासिस्ट निशान से, हिटलर के निशान से जोड़ के देखते हैं। इसलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी मंदिरों में वहाँ स्वस्तिक का निशान इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। पूजा हुई है, किसी ने कार खरीदी तो उसके ऊपर यहाँ पे जैसे स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक नहीं बनाएंगे, उसको गणेश जी बना देंगे। लेकिन एक इमेज बन रही है, पर ये इमेज जो बनने की बातें हो रही हैं, जो मीडिया बोल रहा है, ये बहुत छोटी और सुपरफिशियल बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है जिसने आरएसएस को अमेरिका में लगातार एक्सपोज करने का काम किया है, और जिस व्यक्ति का मैं वीडियो लगा के छोड़ गया था उसी पीटर फ्रेडरिक ने कुछ ऐसे ज़बरदस्त खुलासे किए हैं जो पूरे अमेरिका को चिंतित कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया सैन्य अधिकारी होती थी एक, जो वहाँ पर पॉलिटिशियन भी थे। उन खुफिया सैन्य अधिकारी के पास में अमेरिका की सारी खुफिया जानकारी होती थी, और वो खुफिया अधिकारी आरएसएस से जुड़ी हुई थी। आरएसएस के लिए शायद काम करती थी या नहीं करती थी पता है, लेकिन वो जो कुछ थी वो आरएसएस के कारण थी। फ्रेडरिक ने ये सवाल उठाया। उस अधिकारी का नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड को लेकर फ्रेडरिक ने जो इन्वेस्टिगेशन किए उसने पूरी दुनिया उड़ा दी। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन होने से पहले हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से तुलसी गबार्ड ठेके देने से लेके सारी चीज़ें किसी और के कहने पर किया करती थी। एक आदमी वहाँ पर एक कल्ट चलाता उसके कहने पे, और यहाँ तक उस आदमी के जरिए लिखे हुए जो मीमो मिले हैं उन मीमो के हिसाब से ही 32 इंटरव्यू दिए तुलसी गबार्ड ने, जिसने 24 इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड ने वही बातें लिखी जो उस आदमी ने इनको ब्रीफ की थी। यानी तुलसी गबार्ड के अपने खुद के विवेक के पीछे दूसरे हाथों के होने की बात थी। अब आते हैं तुलसी गबार्ड के आरएसएस के संबंधों को लेकर। इसकी कहानी पीटर फ्रेडरिक ने बहुत डिटेल से एक्सपोज की है। वो कारवा मैगजीन में भी पहले अपने एक लेख लिख चुका है। अब तुलसी गबार्ड को यह आदमी कहता है कि तुलसी गबार्ड द क्वीन ऑफ आरएसएस है। उसने बहुत सारी अपनी रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट पर डाली हुई हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं, और वही व्यक्ति इस वक्त सबसे ज़्यादा वीडियो जो वायरल हो रहे हैं आरएसएस के खिलाफ वो उसी व्यक्ति के वीडियो हैं। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि आरएसएस के अमेरिका में तंतु कहाँ तक हैं, कितना टेंटिकल्स गहरे हैं, जिसका आपको इससे पता लगेगा। पीटर फ्रेडरिक का पत्रकार होने के साथ वो एक्टिविस्ट भी हैं, और उनका एकमात्र कार्यक्रम है कि आरएसएस की कितनी गहरी जड़ें अमेरिका में हो चुकी हैं। वो हिटलर के साथ में आरएसएस को इक्वेट करते हैं, एक जैसा मानते हैं, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, और वो अमेरिका के गोरों के भी जो संस्थाएं हैं जो गोरों को श्रेष्ठ मानती हैं उनको भी उसी जगह पे फासिस्ट कैटेगरी में रखते हैं जिसमें आरएसएस को रखते हैं। पीटर फ्रेडरिक ने तुलसी के चुनावी चंदों को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, और उसमें उसे कई ऐसे अमेरिकन भारतीय नाम मिले जिसके ज़रिए उसका एंटीना खड़ा हो गया। उसका कहना है कि पैसा, संगठन और राजनीतिक संपर्क तुलसी गबार्ड के पास में आए हैं, तो भारत के हिंदूवादी संगठन आरएसएस की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तुलसी के चुनावी चंदों को खंगालने के बाद उसकी नज़र में एक नाम आता है, उसका नाम है विजय पलोड। वो ह्यूस्टन का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और तुलसी के शुरुआती इंडियन अमेरिकन दानकर्ताओं में से एक शामिल नाम है। उसके अंदर एक आदमी था पोलैंड, उसने तुलसी तक से उसकी जान पहचान कराई थी, और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तुलसी एक मोहरा बनी जो भारत की आरएसएस को वहाँ पर अप्रोच दिलाती थी, ऐसा इस पत्रकार ने रिपोर्ट किया है। माइकल बेनन पार्कर उस आदमी का नाम था। हवाई से जुड़ा हुआ अमेरिकी लेखक है, तुलसी का पुराना परिचित है, और उसी ने इंडियन अमेरिकर के साथ में उनके संबंधों को जोड़ा। कहानी दिलचस्प और हो जाती है क्योंकि पार्कर कहता है कि राम माधव आरएसएस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता तुलसी गबार्ड की शादी में 2015 में शामिल होने जाते हैं,
और कहा जाता है कि वहाँ मोदी जी की तरफ से भी गिफ्ट लेकर गए थे 2015 में। यानी तुलसी गबार्ड का काम पहले से तुलसी गबार्ड को संभालने का काम चल रहा था और उस वक्त तुलसी गबार्ड कोई बहुत महान धरातल पे रखी हुई ऐसी कोई सीबीआई एफबीआई चीफ नहीं थी। कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि रमेश भूतड़ा नाम का एक टेक्सास का इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस तस्वीर में आता है। वो हिंदू स्वयंसेवक संघ यूएसए का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है और फ्रेडरिक की जांच में, जो फ्रेडरिक ने जांच की, उसके हिसाब से वो केवल डोनर नहीं हैं बल्कि संघ के संगठित पूरे नेटवर्क को अमेरिका में चलाता है। तुलसी गबार्ड ने जब चुनाव लड़ा तो उसके 100 से ज़्यादा डोनर्स आरएसएस से जुड़े हुए मिले। इसके अलावा इसकी कहानी में एक और कैरेक्टर आता है जो भारत बड़ाई है और ये कहा जाता है कि ये डॉक्टर साहब जो हैं अमेरिका में रहते हैं, पॉलिटिकल आयोजन वगैरह बहुत करते हैं और तुलसी को समर्थन देने वाले लोगों में से ये थे और बहुत पैसा भी देते थे अमेरिका में। मिहिर मेघानी का एक नाम भी है, ये भी डॉक्टर है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के को फाउंडर हैं और ये भी खुद को एक स्वतंत्र हिंदू अमेरिकन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रखता है और आरएसएस की शाखा इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अलग संगठन है। लेकिन उनका कहना यह है कि ये पूरा डोनर्स का इकोसिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ था, यानी एक पूरी व्यवस्था बना के रखी हुई थी कि कैसे फंड्स लेके और उन तक पहुंचाना है। अब एक आदमी और आता है जो आरएसएस से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये आदमी बहुत रहस्यमय है। इसका नाम है क्रिस बटलर। ये आध्यात्मिक धार्मिक गुरु टाइप का आदमी है। साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन का संस्थापक है। तुलसी का ये आध्यात्मिक गुरु है। तो आपको ये लगेगा कि तुलसी तो इनकी फॉलोअर हैं और एक वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में जांच की और उसमें 25,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मिले और उन दस्तावेजों में एक गाइडेंस दिखाई दे रही थी, यानी तुलसी गबार्ड को गाइड किया जा रहा था कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें जो 32 टीवी पे आई तुलसी गबार्ड, उसमें से 24 में तुलसी गबार्ड ने वो कहा जो इन मीमोज में उसको बताया गया था। यानी आपको लगेगा कि ये जो बटलर साहब हैं ये तुलसी गबार्ड को गाइड करते थे, पर बटलर का आरएसएस से तो कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर थोड़े और फ्रेडरिक जाता है डीप और जानकारी निकाल के लाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर भी दोनों कहानियाँ एक दूसरे से जड़ती हैं, क्योंकि एक तरफ तो क्रिस बटलर है, दूसरी तरफ इंडियन अमेरिकन डोनर्स, हिंदू स्वयंसेवक संघ और एचएसएस, इन सारी चीज़ों को एक आदमी बीच में जोड़ता था और वो आदमी था माइकल बेनन पार्कर। यानी वही माइकल बेनन पार्कर जिसने तुलसी गबार्ड को खड़ा किया, वो बटलर से भी जुड़ा हुआ है। यानी बटलर जो तुलसी गबार्ड को एक तरफ से मार्गदर्शन वगैरह दे रहा है, वही आदमी जो है तुलसी गबार्ड को फंड मिल जाए इसलिए हिंदू स्वयंसेवक संघ के साथ में उसने उसकी पहुंच बनाई है और हिंदू स्वयंसेवक संघ, तुलसी गबार्ड और बटलर, ये कुल मिला के एक कॉकटेल बनता है। ये कॉकटेल वह काम करता है, ये फ्रेडरिक की इन्वेस्टिगेशन कहती है। और वो ये भी बताता है कि क्या अलग अलग लोगों द्वारा उसका जो समर्थन, वो क्या अमेरिका में एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम का हिस्सा था। और यही चीज़ अपने आप में कहानी कहती है कि क्रिस बटलर का हवाई सर्किल, उसके बाद तुलसी गबार्ड, माइकल बेनन पार्कर, विजय पलाड, ये सारी चीज़ें मिला के एक आरएसएस का एक बड़ा संगठन अमेरिका में दिखाते हैं और ये संगठन अमेरिका के अंदर गहरे बैठा हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ की जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, दूसरी एकल शिक्षा फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको भी इसने इन्वेस्टिगेट किया है। अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ निकल, लेकिन ये जो आदमी है, इस आदमी ने आज अमेरिका के अंदर आरएसएस के इतने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लाया है। वॉशिंगटन पोस्ट में जिस तरह से खबरें छप रही हैं, उस सब से धीरे धीरे करके भारत का आरएसएस अमेरिका में एक फासिस्टवादी, हिंदूवादी, कट्टर धार्मिक संगठन के तौर पे वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया है। और इसी आदमी के कुछ लेखों के कारण भारत की पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच शुरू की थी और इसके खालिस्तानी संपर्कों के आरोप लगाए गए थे। यानी भारत में भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई।
हालांकि इसने उससे इनकार किया, पर अभी जो है ये कौन सही है कौन गलत है, किसकी इन्वेस्टिगेशन गहरी है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो जांच से पता लगेगा, लेकिन इसकी जांच कौन कराएगा। पर इतना ज़रूर है कि आरएसएस चीफ का जब मेडिसन स्क्वायर पे एक संबोधन होता है आरएसएस के 100 साल पूरे होने की खुशी में, और संबोधन में जब वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करने जा रहे हैं, और वहाँ कितनी बातें वो क्या कहेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन उनके भाषण से पहले जो एक सनसनी खड़ी हो गई है, माहौल बन गया है, दूसरी चीज़ें हो गई हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि सिर्फ तुलसी गबार्ड का मामला नहीं है, अमेरिका में और भी बहुत सारी जगहों पर आरएसएस की टांग घुसी हुई दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी की निकटता, उनका भारत के पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा लेना, अब की बार मोदी सरकार टाइप की चीज़ें होना, हाउडी ट्रंप होना, ट्रंप का भारत में आना, गुजरात में आना, कार्यक्रम में हिस्सा लेना, अमेरिका में HSS, VHPA, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी जैसे बहुत सारे संगठनों का सक्रिय होना, यानी एक लगातार और निरंतर चलती गतिविधियां अमेरिका में भारत को लेकर एक तरह के एंटीना को खड़ा कर रही हैं। और यही वजह है कि आरएसएस को द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न भारत को इस हिंदूवादी नीति के कारण और धार्मिक स्वतंत्रता के कारण रखने की सिफारिश हुई। अमेरिकी सरकार का ये फैसला भले ही नहीं था, लेकिन ये चीज़ें फिर से तेज हो गई हैं और गंभीर विवाद हैं अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, भारत को लेकर। हेट क्राइम बढ़े हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ भारत में घटनाएं बढ़ गई हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की घटनाएं भी तेज हो रही हैं। इंडियन अमेरिकन के खिलाफ बड़े लेवल पे ऑनलाइन नफरत फैलाई जा रही है और उनके खिलाफ ये माना जा रहा है कि ये घुस जाते हैं यहाँ पे, कबूतरबाजी से घुसना, ये घुसना वो घुसना, तमाम सारी बातें। क्योंकि अब किसी एक देश के खिलाफ नफरत बनती है तो ये सब भी निकल के आती हैं। उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ भेजा गया। कुल मिला के एक चीज़ और भी है कि आरएसएस से नफरत को भारत के प्रति नफरत में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें भी अब सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर वहाँ पे भारत के दूसरे हिंदू संगठन चिंतित हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एक आपको कुछ डिफरेंट जानकारी मिली होगी। आपने जाना होगा कि अमेरिका में किस तरह से गहरे आरएसएस की जड़ें हैं और आरएसएस किस तरह से वहाँ ऑपरेट कर रहा है, ऐसा वहाँ लोगों की राय है, लोगों की जानकारी है, और फ्रेडरिक जैसे लोग लगातार उसको एक्सपोज कर रहे हैं। सच क्या है अंतिम रूप से अपने जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।